गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हमने CDP विषय को चुना है और CDP के टॉप 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हम लगाने वाले हैं, जो कि आपके MCQ के फॉर्मेट में रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं क्योंकि ये आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो देखना ये होगा कि आप इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। दोस्तों, पिछला जो टेस्ट हुआ था, आपका प्रैक्टिस सेट हुआ था हिंदी का कल, उसकी विनर है इकरा खाना। ठीक है, इन्होंने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया है। आज देखते हैं आज के आपके क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा स्कोर आप में से कौन करने वाला है। उसका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस जरूर किया जाएगा मोटिवेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस दमदार सेशन को बिना किसी देरी के। अपना नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए ताकि आप स्कोर को नोट कर पाए कि आपका कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है, और उस गलत प्रश्न का स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करके भी उसको जरूर आप अपने पास रखा करें ताकि आगे भविष्य में आप उसमें गलती ना करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ध्यान से आप लोग आंसर करिएगा। पूछा गया है आपसे, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। यानी दोस्तों, आपसे कहा है अभिप्रेरणा को हम कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा कहा गया है, यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें तो हम कहते हैं मोटिवेशन को ही अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन की अगर बात करें तो ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है ना। कई बार पूछ लेता है कि कौन सी भाषा के शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से, जिसका अर्थ होता है टू मूव। टू मूव मतलब गति करना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये होता है, इसका क्या अर्थ होता है। अब दोस्तों, ये तो हो गई इसके मीनिंग की बात कि किस वर्ड से बना, उसका क्या अर्थ है। अब आपसे पूछा गया है कि हम इसको अभिप्रेरणा को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने 4 है, आप उत्तर करिए, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके पूरा समझाऊंगी। ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरणा, या फिर कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा, या फिर जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा, या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। बताइए सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ आंसर टिक नहीं करना है, बल्कि उसको अच्छे से समझ लेना है वहीं के वहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात तथा अर्जित। 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। किसके अनुसार है ये है आपकी मैस्लो के अनुसार। मैस्लो ने 2 प्रकार से विभाजित किया है अभिप्रेरणा को। जन्मजात अभिप्रेरणा, जैसे भूख, प्यास और नींद, कैसी अभिप्रेरणा होती है? जन्मजात। अर्जित अभिप्रेरणा, प्रतिष्ठा, पुरस्कार और सम्मान, जो कि आपको बाहरी वातावरण से अर्जित होते हैं, वह है आपकी अर्जित अभिप्रेरणा। अब कई बच्चों के मन में ये होगा कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन तो आप थोड़ा बहुत समझ जाते हो। अभिप्रेरणा क्या है? तो दोस्तों, किसी कार्य को आरंभ करना, उसको जारी रखना और नियमित बनाए रखना ही अभिप्रेरणा है। यानी आपने अगर अपना कोई लक्ष्य सोचा है, आप उसको पाने का किसके लिए शुरुआत करेंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने कार्य को जारी रखेंगे और उसको नियमित बनाए रखेंगे जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए, वही अभिप्रेरणा है। और ये परिभाषा किसने दी थी? गुड महोदय ने दी थी। ठीक है, पूरा यहाँ पर पोस्ट मास्टर्म हो गया आपके अभिप्रेरणा का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कितने प्रकार से आप सीखने का स्थानांतरण कर सकते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, या फिर ये सभी। सही जवाब करिए फटाफट से। किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे। और दोस्तों, मुझे ये जरूर बताना कि आज वाला तरीका कैसा है, या फिर सीधे आपका आंसर टिक करके बता दिया जाए, या फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाए, ताकि आपको प्रश्न का मतलब भी समझ आए और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो भी आप कर पाए।
तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कितने तरीके से हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया ये सभी वो एकदम करेक्ट है। हम सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य इन 3 तरीके से अधिगम का स्थानांतरण कर सकते हैं। सकारात्मक में क्या होगा, आपका जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व आपकी जो आप कह सकते हैं कि आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अनुभव है आपको, अगर वो नए सीखने के लिए या नए ज्ञान में आपको सकारात्मक रूप से मदद कर रहा है तो वो आपका सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। नकारात्मक का मतलब होता है अगर पुराना ज्ञान आपको नए सीखने में बाधित करे तो वहां नकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है। तीसरा है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है, यहाँ पर पुराना ज्ञान जो है या पुराना अनुभव नए अनुभव को पाने में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा बनता है, उसको हम शून्य स्थानांतरण कहेंगे। समझ में आ गए सारे पॉइंट्स, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्दृष्टि शब्द को देखकर ही आप इसका उत्तर बता पाएंगे क्योंकि यही इसका यहाँ पर कीवर्ड है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद या फिर डी गेस्टाल्टवाद। सही आंसर करिए फटाफट से, आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है, बहुत तेजी के साथ। क्या आंसर करेंगे आप इसका बहुत बढ़िया तरीके से? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्टवाद तो आप एकदम सही है। अपना 1 नंबर बढ़ा लीजिए क्योंकि बात करें दोस्तों गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में ही बात की गई है किसकी? अंतर्दृष्टि या सूझ की। ठीक है, कि क्या होता है कि सामने पूरी समस्या होनी चाहिए तभी वो अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके क्या करता है, उस समस्या का समाधान करता है। और प्रमुख गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक कौन थे? कोहलर थे, वर्दीवर थे, कोफका थे। ठीक है, कोहलर की बात करें तो कोहलर नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना प्रयोग किया था एक वन मानुष पर, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या किया था, सबके सामने रखा था। और इनको बात करें कोहलर की तो इन्होंने किस पर? वन मानुष यानी चिंपैंजी पर अपना क्या किया था? प्रयोग किया था, परीक्षण किया था, जिसका नाम था सुल्तान। और ये परीक्षण उन्होंने 1925 में किया था। ठीक है, इतनी जानकारी अभी के लिए काफी है। आप लोग गेस्टाल्टवाद से कोहलर को संबंधित करेंगे तो आप समझ जाएंगे उन्होंने ही अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? कि सीखने की सामग्री कैसी होती है? निरर्थक होती है, उनका कोई यहाँ पर प्रयोग नहीं है। ठीक है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने बोला? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस या फिर बर्टलेट। ठीक है, बर्टलेट। बताइए किसने कहा ऐसा? ये तो सिर्फ एक कथन है तो आपको यही बताना है इसी का सही जवाब, तो इसमें ज़्यादा जानने को कुछ नहीं है। बात करते हैं इसमें सही जवाब की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस ने कहा कि सीखने की सामग्री जो है वो निरर्थक है। अब दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति होश में नहीं है वही ऐसी बात बोल सकता है कि सीखने की सामग्री बच्चों के लिए निरर्थक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सीखने की सामग्री कितनी ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों की सीखने में। तो अगर कोई होश में नहीं है वही ऐसी बात बोल सकता है कि ये निरर्थक है। ठीक है, याद रहेगा अब तो बहुत अच्छा। सीखने के नियम दिए हैं किसने? बहुत बेहतरीन और बहुत आसान सा प्रश्न है, हर पेपर का फेवरेट है। या तो ये पूछ लेगा कौन कौन से नियम है या कौन सा नहीं है या किसने दिए, ऐसा प्रश्न यहाँ से आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बताइए ऑप्शन ए पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। क्या होगा आपके अनुसार इसका सही जवाब देने के लिए? ऑप्शन आप टिक करेंगे जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आप लोगों का आते हुए ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। कौन कौन से सीखने के नियम दिए इन्होंने? कितने नियम दिए आप बताइए फटाफट से? कुल इन्होंने 8 नियम दिए, जिनमें से 3 तो इनके मुख्य नियम थे
और 5 इनके गौण नियम थे। आप सभी इनके बारे में जानते हैं। अगर आपको गौण नियम याद नहीं है तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर तीनों मुख्य नियम याद नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा, फिर आपकी अधूरी जानकारी कहलाएगी। तो फटाफट से तीनों जो मुख्य नियम है उनके बारे में यहाँ पर जान लो। पहला होता है आपका तत्परता का नियम। क्या होता है? तत्परता का नियम। दूसरा होता है आपका प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। और तीसरा होता है आपका अभ्यास का नियम। ये तीनों आपके कैसे नियम हैं? ये मुख्य नियम है। जो आपकी पाठ प्रस्तावना होती है वो आपकी तत्परता के नियम पर आधारित होती है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो किसने बताया ये तीनों नियम? थॉर्नडाइक ने दिए सीखने के नियम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीखना है, क्या है सीखना आपके अनुसार? व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर उपयुक्त सभी। तो सही आपको देखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्या ये सारे ऑप्शन सही है या फिर कोई एक आप इसमें चुनेंगे? तो सीखना आपके अनुसार क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। आपने जब सीखने की या लर्निंग की डेफिनेशन जानी होगी तो आपने ये भी वहां पर देखी होगी। दूसरा है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम ही सीखना है, तो ये भी अपने आप में एकदम सही परिभाषा होती है। और तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही हम सीखना कहते हैं, तो ये भी एकदम सही है। यानी कुल मिला के आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा और सही जवाब आप लोगों ने इसका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? जो शारीरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? यानी इसमें वृद्धि की भी बात कर दी, विकास की भी। अब आप बताओ उसको क्या कहेंगे? तत्परता कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे, या गतिशीलता कहेंगे, या फिर आप उसको आनुवांशिकता कहेंगे? बड़ा आसान सा प्रश्न है और बहुत अच्छे से आप इसमें आंसर कर पाएंगे। अभिवृद्धि का मतलब यहाँ ग्रोथ होता है, ग्रोथ कहेंगे उसे, क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम सही है, अभिवृद्धि। ठीक है, जिसमें आपका वृद्धि और विकास दोनों आ जाता है। ग्रोथ में हम वृद्धि और विकास दोनों को रखते हैं। ना ही तो इसका मतलब तत्परता होता, ना ही गतिशीलता, ना ही आनुवांशिकता। अगर आपको इसका सही जवाब नहीं भी पता था तो एलिमिनेट मेथड से आप इसको आसानी से कर पाते। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग बताना आपको मजा आ रहा है सीखने में, सेशन में पता लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, हमारा रिवीजन हो रहा है अच्छा, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। और पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक ज़रूर बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? ये परिभाषा दोस्तों सीधे सीधे आपसे पूछ ली कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। किसने कहा? डीवी ने, गिलफर्ड ने, क्रूज ने, या फिर रोस ने? आप ही बताइए ये परिभाषा जो है चिंतन को मानसिक क्रिया किसने बताया? तो चिंतन को मानसिक क्रिया बताया आपके किसने? बिल्कुल रोस महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रोस महोदय द्वारा बताया गया कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यानी आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। सभी में कुछ विभिन्नताएं, कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर देखने को मिलती है, चाहे वह कोई जुड़वा ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो ये कथन तो बिल्कुल नेगेटिव है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो हमने कहा हर कोई अपने आप में विशिष्ट है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। ठीक है, आप किसी की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं कर सकते और ना ही खुद की, क्योंकि आप में खुद में जो काबिलियत है, खुद की जो आपकी विशेषताएं हैं, वो आपको दूसरे में नहीं देखने को मिलेगी। कुछ मैच हो सकती है लेकिन सारी नहीं। सी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। क्या सिर्फ कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? आप बताइए। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे नहीं, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, क्योंकि वह क्या होता है? विभिन्न होता है, दूसरे बच्चों से
हर बच्चा दूसरे से भिन्न होता है किसी ना किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो उसकी रुचियों के अनुसार हो या फिर उसकी पसंद नापसंद के अनुसार हो या शारीरिक बनावट के अनुसार हो या मानसिक स्तर पर आप उनमें विभिन्नताएं देख पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका सर्वोत्तम कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करेगा इसका आंसर। फटाफट बताइए, शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। सही जवाब देने वाले को बोनस में 1 अंक मिल जाएगा। अपना टोटल स्कोर ध्यान रखना, गलत नहीं बताना है, सही सही बताना है। कोई दिक्कत नहीं अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं, एग्जाम तक मैं बिल्कुल आपकी गलतियों को सुधार दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसका सही जवाब आप क्या बताएंगे? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। भाई बालक का मनोविज्ञान है, बालकों का, तो कौन होगा केंद्र में? बालक होंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी बहुत सही जवाब। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। क्या है अच्छी स्मृति की विशेषताएं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर ये सभी। बताइए क्या मानते हैं आप कि अच्छी स्मृति आप किसको मानेंगे, उसमें क्या गुण होना चाहिए? देखिए दोस्तों, इनमें आपका सही क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम करेक्ट है, क्योंकि शीघ्र पुनः स्मरण, जल्दी से उसको याद आ जानी चाहिए बात, ठीक है। पहचान, जल्दी से पहचान ले, अच्छी धारणा हो, समायोजन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, समायोजन की उसमें क्षमता हो, ठीक है, जल्दी ही समायोजित हो जाता हो, तो ये सभी क्या है, या जल्दी ही वो नई जो सूचनाएं होती है, नया ज्ञान होता है, उसको समायोजित कर ले पुराने ज्ञान में। ये सभी एक अच्छी स्मृति की क्या होती है? विशेषताएं होती है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पूछा गया है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए क्रोध और भय, ऑप्शन बी स्नेह और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से आप लोग आंसर करिए, कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाना चाहेंगे? संवेग शब्द, संवेग को अगर इंग्लिश में बात करें तो आप इसको कहेंगे इमोशन, ठीक है। क्या कहेंगे? इमोशन कहेंगे। जो आपके आंतरिक भाव होते हैं वो बाहर की ओर गति करना जब प्रारंभ करते हैं, वही आपका इमोशन कहलाता है, संवेग कहलाता है। यानी उत्तेजना या भावों में जब आपके उथल पुथल होती है, वही क्या है? संवेग है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। नेक्स्ट है कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? जब आप कोई कौशल सीखना प्रारंभ करते हैं तो उसकी सबसे पहली अवस्था कौन सी आती है? ऑप्शन ए यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपने देख लिए, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। देखिए दोस्तों, आपका जैसे मान के चलो भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना, इस तरीके से। तो मान के चलो आपने क्या करना है, यहाँ पर बोलना सीखना है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो जब बोलना सीखता है तो पहली अवस्था में वो क्या करता है, शुरुआत में वो क्या करता है? आप जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, जैसे आप उसको बोलना सिखाएंगे मम्मा, तो वो क्या करेगा? आपका देख करके आपको अनुकरण करना सबसे पहला शुरू करेगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है कि वो फिर तुतलाता है, फिर साफ बोलने लगता है, फिर अपने शब्दों को बनाने लगता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहली अवस्था में वो अनुकरण करेगा। कोई भी कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु के प्रत्यय का, यानी मानसिक आयु जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर बीने और साइमन ने? जवाब दीजिए सही सही। सबसे पहले प्रयोग मेंटल एज का, मानसिक आयु का किसने किया था? सही जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, बीने, साइमन। बीने और साइमन ने दोस्तों मानसिक आयु का क्या किया था? संप्रत्यय दिया था, या
प्रत्यय दिया था सबसे पहले, और वो भी कब, ये दिया था आपका 1905 में। 1905 में इन्होंने इस पर बहुत काम किया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम बीने और साइमन ने दिया था। नेक्स्ट है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। शैशवावस्था के लिए पूछा है दोस्तों। शैशवावस्था में बच्चा बहुत ही शिशु की अवस्था में होता है, उसमें बच्चे को सिखाने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या फिर ये सभी? जवाब दीजिए क्या हो जाएगी। शैशवावस्था में आप बच्चे को कैसे सिखाएं कि उसको बहुत मजा आए? तो दोस्तों जो मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, इनमें खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाता है, और खेल विधि, ये तीनों ही शैशवावस्था के बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। तो आपका डी ऑप्शन जो है, यानी ये सभी एकदम सही हो जाएगा। अगला है बाल विकास में क्या होता है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, या गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन करते हैं आप बाल विकास में, या ये सब कुछ करते हैं? ऑप्शन डी में बताया है कि सारा कुछ आप इसमें करते हैं। दोस्तों बाल विकास में जो बालक के विकास की प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है वही समझाई जाती है ना, क्योंकि उसमें विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं हम बच्चे की। तो ऑप्शन ए सही है। बी देखते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है आपके वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है। बिल्कुल कि भाई वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है बालक के विकास पर, उसका अध्ययन करते हैं हम बाल विकास में। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन भी बाल विकास में होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सबसे सही है। ये सारे काम होते हैं बाल विकास में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास में आप किसका अध्ययन करते हैं? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का, या वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का, या व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन आप करेंगे। तो आप बताइए क्या करेंगे इस पे? बाल विकास में दोस्तों अभी अभी तो हमने जाना, उसी तरह का क्वेश्चन है, बस शब्दों का हेरफेर है, और वही आपको समझ जाना है कि यहाँ भी आपके तीनों यहाँ पर ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी एकदम इसमें सही हो जाएगा। हम विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर, ये भी तो हम बाल विकास में ही अध्ययन करते हैं, और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी हम इसी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यह सिद्धांत किसका है? लेमार्क का, हैरिसन का, या डार्विन का, या मैकडूगल का? तो लेमार्क और डार्विन के बीच में मुझे लगता है आप लोग यहाँ पर गलती करेंगे। आप बताइए क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब? आप कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं दोस्तों? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है, वही जीवित रहता है, वही अपना स्थायित्व बनाए रखता है। तो ये सिद्धांत दिया था डार्विन महोदय ने। किसने? डार्विन ने। तो ऑप्शन सी आपने दिया तो एकदम सही है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन जो परीक्षण हुआ था 1905 में मानसिक आयु का, उसमें आप किसका परीक्षण करेंगे? सामान्य बुद्धि का बच्चों की, या विशिष्ट बुद्धि का, या अभिवृत्ति का, या अभिक्षमता का? तो आप जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों पहले तो एलिमिनेट करके ये कर लीजिए इसमें, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि इसमें मानसिक आयु यानी बुद्धि का परीक्षण होगा, तो अभिवृत्ति का नहीं है, अभिक्षमता का नहीं है। ये दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, बचते हैं दो। अब इन दो में से आप लोग चुनेंगे क्या होगा आपका सही जवाब। जो बीने साइमन का परीक्षण था इसमें उन्होंने सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया था या फिर विशिष्ट बुद्धि का किया था। जवाब आप लोग देंगे। 3 सेकंड का समय मैं आपको देती हूँ, देखते हैं कौन यहाँ पर सही जवाब आपका कर पाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अगर विशिष्ट बुद्धि परीक्षण चुनते हैं तो गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है बीने साइमन
परीक्षण में या मापन में। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं जो संवेगात्मक आपके विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या फिर ये सभी। क्या शारीरिक स्वास्थ्य आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। भाई अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके विचार, आपके संवेग, आपकी भावनाएं कुछ भी स्वस्थ नहीं होगी। आप नेगेटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव ही फील करेंगे। तो ऑप्शन ए तो इससे सही बैठ रहा है। बात करते हैं मानसिक योग्यता, तो ये भी एकदम करेक्ट है। जिस तरह की आपकी मानसिक योग्यता होगा उसी तरह के आपके अंदर संवेग उत्पन्न होंगे। ऑप्शन सी थकान, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप थके हुए हैं तो आपके अंदर जो संवेग होंगे आपके, वो आपको विश्राम करने के लिए कहेंगे, ना कि काम करने के लिए, तो उनका भी प्रभाव पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी प्रभावित करने वाले कारक है, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? जिसने कहा कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? बहुत बढ़िया है, ध्यान देना और ध्यान से इसको आपको समझना भी है। क्वेश्चन नंबर 21 का पहले आप आंसर करिए, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी कि ये किसने कहा है। ऑप्शन ए हरलोक का, या टीपी नन का, मैकडुगल का, या फिर रोस महोदय का। सही जवाब यहाँ पर आप लोग जल्दी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हरलोक महोदय का ये कथन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आप कौन सा मानते हैं? कौशल का अर्जन करना, या ज्ञान अर्जन करना, या व्यवहार में परिवर्तन होना, या फिर व्यक्तिक समायोजन होना। सबसे उपयुक्त आपको यहाँ पर क्या करना है? ऑप्शन ढूंढना है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें सबसे सही, आप किसको मानेंगे? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन या फिर व्यक्तिक समायोजन। 22वें ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। देखिए, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा आपको बार बार देखने को मिलेगी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या व्यवहार में परिमार्जन। ठीक है, आप कुछ नया सीखते हैं तो आप उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये इसका सबसे उपयुक्त अर्थ है। वैसे तो बाकी सब भी इसी के अंदर आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हमें यहाँ छांटा था तो सबसे अच्छा ये है। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। तो अगर आप अस्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं इसका मतलब वाणी में दोष है। बात तो सही है, हमको ढूंढना है दोष नहीं है। आगे है धीमी या तेज गति से बोलना। तो धीमी या तेज गति से बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वाणी में दोष है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तेज तेज बोलते हैं या धीमे धीमे बोलते हैं। ठीक है, वो आपके हाथ की बात है, तो ये कोई दोष नहीं होता। तो यही यहाँ पर हमें ढूंढना था नेगेटिव पॉइंट, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले ऑप्शंस भी देख लो। हकलाना, तुतलाना, तो ये तो वाणी दोष में होता है। अस्पष्ट वाणी भी आपका वाणी दोष होता है। ठीक है, वही ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? प्राथमिक स्तर पर पूछा है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, उपयुक्त सभी तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते। आज के समय में दंड देना बच्चे को आपके लिए सजा का कारण बन सकता है, तो ये तो आप इसकी वजह से आपका चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब दोस्तों, बच्चे को मूल्यों का महत्व बता के क्या करेंगे? आप उनको करके दिखाइए, आप उनके लिए एक रोल मॉडल है। अगर आप अपने व्यवहार में उन मूल्यों को स्थापित कर लेते हैं तो बच्चे के लिए मूल्यों की शिक्षा के लिए वही सर्वोत्तम विधि है। अगर आप उनका स्वयं पालन करते हैं, आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि किसी का बुरा मत करिए, झूठ मत बोलिए, आपने बच्चे को सिखाया, और आप थोड़ी ही देर बाद कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जिससे बच्चे की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। ठीक है,
या आप छोटे बच्चों का अपमान कर रहे हैं, तो ये मूल्यों के खिलाफ है। बच्चे भी फिर आपसे वही चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहली जरूरी बात यही है कि अध्यापक को कुछ भी सिखाने से पहले अपने आप खुद के व्यवहार में उन मूल्यों को स्थापित करना ही होगा, ठीक है, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं वाला ढूंढना है। आध्यात्मिक मूल्य, तो भैया आध्यात्मिक मूल्य तो होने चाहिए शिक्षक के अंदर। आगे है येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, यानी कहीं से भी इधर उधर से बस धन मिल जाए, क्या ये एक शिक्षक के मूल्यों में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, वो बात अलग है कि हर कोई अपनी पेट पूजा के लिए ही या अपने पेट भरने के लिए ही कमाता है ना, और कोई रीजन तो नहीं है, ठीक है, कुछ अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बेफिजूल में या फिर जहां जरूरत नहीं है वहां से भी क्या कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। आप जिस काम को कर रहे हो उसको अपना पूरी लगन से करिए, पूरी मेहनत से करिए, आपको धन तो अपने आप मिल जाएगा या पैसा तो आपके पीछे अपने आप आएगा। आप बस अपने काम को अच्छे से करिए। तो ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं होना चाहिए एक शिक्षक के किसमें, मूल्यों में, ठीक है, बल्कि नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य तो उसमें होने चाहिए। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है कैसा? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या सामाजिक राजनीतिक या फिर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? 26 का आंसर करिए। 26 का क्या हो जाएगा? कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। किसी का व्यक्तित्व कैसे आप पहचानेंगे? उसके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरह से मिलकर के उसका एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इन दोनों से मिलकर के। आगे चलते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित मतलब इंट्रोवर्ट रहता है, जो बाहर के लोगों से ज्यादा जल्दी घुलता मिलता नहीं है, अपने आप में स्वयं में मस्त रहता है, खुश रहता है, ठीक है, ज्यादा दूसरों के साथ सोशलाइज नहीं होता है, उसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, या आत्म केंद्रित अपने आप तक सीमित रहने वाला उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है अंतर्मुखी कहेंगे उसको आप, बहिर्मुखी कहेंगे, उभयमुखी कहेंगे या सामाजिक निर्भर कहेंगे। 27 अब समझाते समझाते ही मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया है कि उसको हम अंतर्मुखी कहेंगे, इंट्रोवर्ट कहेंगे, जो बंदा आत्म केंद्रित रहता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। जो अपने अंदर जो भी उसके भाव चल रहे हैं, अगर वो उसको बाहर प्रकट कर देता है तो वो कैसा कहलाएगा, किस तरह के व्यक्तित्व वाला वह व्यक्ति होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। आप बताइए पहले, अभी जो इससे पहला प्रश्न था वह भी इसी से संबंधित था कुछ और ये भी उससे संबंधित है। तो यानी आपका यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आंसर करना है, समझ के आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जो अपनी भावनाओं को झट से दूसरे के सामने व्यक्त कर दे बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, वो व्यक्तित्व कैसा होता है? वह होता है आपका बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। आपने देखा होगा आपके कुछ फ्रेंड्स या आप भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है बोलते हुए, जो भी उनके मन में होती है उसको खुल के सामने वाले के सामने बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा होना भी अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतन और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से उसकी शिकायत करेंगे कि भाई एक कोने में बुत्सा बन के बैठ जाता है, ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको शिकायत नहीं करनी है, बल्कि आपको खुद ही समाधान करता बनना पड़ेगा। बच्चे की समस्या को किसी और तक नहीं पहुंचाना है, अपने आप तक सीमित रखना है और उसका वहीं पर सॉल्यूशन भी आपको ही करना है। आगे है, मनोचिकित्सक के पास आप उसको ले जाएंगे। क्या आप बस इतना देखते हैं कि वो कुंठित है, चिंतित है, आप उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? उसको भी अपने आप पे डाउट हो जाएगा एक बार को कि यार कहीं कुछ कमी तो नहीं है मेरे अंदर, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगला है, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। बिल्कुल सही,
या ऑप्शन नंबर डी भी देख लो एक बार, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? नहीं, कि भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा, बैठा रहे भाई। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। सी ऑप्शन एकदम सही है कि आपको स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करना है। आप उसको बुलाएंगे अपने पास, उससे थोड़ा बातचीत करेंगे। जब वो आपके साथ थोड़ा घुल मिल जाए तो तब आप उससे पूछेंगे कि बच्चे क्या बात है, क्यों परेशान हो। आप उसकी समस्या को जानेंगे और उसका समाधान करेंगे, उसे परामर्श देंगे। ये आपका सही है। आगे चले, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा भाषा का विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या डी परिपक्वता का सिद्धांत। अच्छा प्रश्न है, आपको डिफरेंट भी देखने को मिला होगा। जल्दी से आंसर करिए, इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अनुबंधन का सिद्धांत होता है भाषा विकास का, अनुकरण का सिद्धांत भी होता है, परिपक्वता का सिद्धांत भी भाषा विकास का सिद्धांत है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये कोई सिद्धांत नहीं है भाषा के विकास का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के सीडीपी के प्रीवियस पेपर के टॉप 30 क्वेश्चंस। आपको अपना स्कोर फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों, क्लास पसंद आई है तो दिल खोल के प्यार कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। कि आपको इस तरीके से हर क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेन करके बताया जाए तब आपको ज़्यादा अच्छी लगती है क्लास, या सिर्फ सीधे सीधे आंसर आपको टिक करा दिया जाए तब आप ज़्यादा खुश है। तो ये चीज़ आप पर निर्भर करती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। कल आपका हॉलीडे है, संडे है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट आपके छूटे हुए हैं कोई भी, उनको आप कल बैठ के पूरा करेंगे बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में एकदम फ्रेश मूड के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।